नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वागत है आपका आर पार के फ्राइडे एडिशन में। लेकिन आज बहस नहीं होगी, आज चर्चा होगी, क्योंकि आज आर पार में दो धुरंधर चेहरे मौजूद होंगे। एक तरफ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, तो दूसरी तरफ होंगे कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। आज ये दोनों जो सवाल आपके दिल में है उसका जवाब देंगे। आज हमने आपके समक्ष एक ऐसी चर्चा लेकर आए हैं जिसमें देश की हर ज्वलंत मुद्दे पर बात होगी। इसमें कश्मीर की भी बात होगी, इसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की भी बात होगी, सियासी महाभारत के हर चक्रव्यूह पर में आज हम जाएंगे। बोलने की आजादी तक की बात होगी, सांप्रदायिक सौहार्द की बात होगी, धर्म परिवर्तन गैंग जो उत्तर प्रदेश में एक्सपोज हुआ है उसकी भी बात होगी। आपका प्रतिनिधि यानी आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर मैं कांग्रेस और बीजेपी के इन दोनों धुरंधरों से सभी सवाल पूछूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों वाले कानून पर चर्चा शुरू हो गई है। तो आज आर पार में इन तमाम सवालों का जवाब होगा और आज आपके समक्ष हम एक शालीन चर्चा आपके समक्ष रखेंगे। आप कहते हैं कि बहसों में, डिबेट्स में बड़ा शोर शराबा होता है, एक दूसरे की आवाज को कोई प्रवक्ता नेता सुनना नहीं चाहता, लेकिन आज बहस का एक शालीन उदाहरण हम आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका आर पार के फ्राइडे एडिशन में। आज आर पार में 2 धुरंधरों की महाटक्कर का दिन है, क्योंकि मोदी सरकार की नई कैबिनेट तैयार है, लेकिन विपक्ष इस पर खुलकर वार कर रहा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आ गया और कहा कि फटे गुब्बारे में हवा भरने वाले हमें ना सिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मुद्दा सिर्फ नई कैबिनेट का नहीं है। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने से लेकर वैक्सीन पॉलिटिक्स तक, कश्मीर के राजनीतिक भविष्य से लेकर 370 तक लगातार सियासी संग्राम जारी है। हाल ही में दिग्विजय सिंह का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 पर फिर विचार होगा। क्लब हाउस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार की मौजूदगी में दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया था। सवाल है कि आखिर 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। लेकिन मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव का भी है, जहां बीजेपी पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में खींचतान मची हुई है और इस बार अखिलेश यादव कांग्रेस को बिल्कुल भाव देने के मूड में नहीं है। ओवैसी की भी यूपी चुनाव में एंट्री हो चुकी है और धर्म परिवर्तन वाले गैंग पर हुए बड़े खुलासे को लेकर भी पॉलिटिक्स जारी है। आपकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। उसमें हम लोगों ने न कभी संकोच किया है जी और न उसमें किसी की परवाह की है। कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है। आप कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल, ये जो नया स्लोगन है, ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को आ कहां से रहा है? पिछले 4 साल में और 5 बजट में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, वो संकल्प पत्र पे काम क्यों नहीं हुआ। कोई भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट होता जी कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनका कोई क्लियर विजन होता। इसके साथ ही पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू का मुद्दा भी है। तो आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 2 धुरंधर चेहरे आमने सामने होंगे और इस सियासी महाटक्कर में हर उस मुद्दे पर आर पार होगा जिस पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। तो आज आर पार में देखिए 2 दिग्गजों के बीच महासंवाद, सलमान खुर्शीद वर्सेस संबित पात्रा। तो मेरे साथ ये 2 मेहमान हैं और आज के कार्यक्रम में 2 राउंड होंगे, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 में भ्रम की सियासत पर टक्कर होगी और राउंड 2 में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम बात करेंगे और कश्मीर पर भी हम बात करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मेरे साथ कौन कौन इस समय जुड़ रहा है। मेरे साथ 2 मेहमान हैं। एक तरफ है पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सलमान खुर्शीद साहब, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और मणिपुर के प्रभारी डॉक्टर संबित पात्रा। आप दोनों का अभिनंदन है। शुरू करते हैं राउंड 1 से, जो है भ्रम की सियासत।
संबित पात्रा, आपकी पार्टी, क्योंकि शुरू के 60 सेकंड आपके, फिर 60 सेकंड सलमान खुर्शीद साहब के रहेंगे। सवाल मेरा सीधा आपसे यह है, आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि भ्रम की राजनीति कांग्रेस फैलाती है, लेकिन कांग्रेस पलटवार करती है कि इवेंट मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी बहुत अच्छे से कर लेती है। भ्रम तो सबसे बड़ा वो है जिन्होंने 2014 से भ्रमजाल फैला रखा है। जवाब डॉक्टर पात्रा। पहले तो सलमान खुर्शीद साहब को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक भ्रम का विषय है, जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हाल फिलहाल में भ्रम फैलाया है, मैं तो उसे पाप कहता हूं, महापाप कहता हूं। कोवैक्सीन को लेकर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, कहा गया कि कोवैक्सीन हिंदुस्तानियों को लगाना, क्या हिंदुस्तानी गिनी पिग है? जिस प्रकार का बयान कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ कि गाय का सीरम कोवैक्सीन में मिला हुआ है। मुझे लगता है ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी का भ्रमजाल फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। कई बार मैंने ये सवाल पूछा है, बीजेपी ने सवाल पूछा है कि आप वैक्सीन हेजिटेंसी तो फैला रहे हैं, क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है? इस विषय में जवाब देने में मुझे लगता है कोई कोताही नहीं होना चाहिए। और चूंकि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हमारे साथ हैं, अनुभव में भी मेरे से बड़े हैं, आयु में भी मेरे से बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। मुझे लगता है आज शायद राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा जी के वैक्सीनेशन को लेकर सलमान जी जरूर बताएंगे कि उन्होंने वैक्सीन लिया है या नहीं, और अगर लिया है तो फोटो भी सार्वजनिक करेंगे, ताकि कम से कम जो लोग कांग्रेस को मानते हैं वो वैक्सीनेट तो हो। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, वैक्सीनेशन का होना, लोग वैक्सीनेट होना, ये लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सलमान जी इसका जवाब देंगे। अगर राहुल गांधी जी वैक्सीनेट हुए हैं तो आदरणीय सलमान जी देश को इस खबर से अवगत कराएंगे। जी, मैं खुर्शीद साहब आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है वैक्सीन के मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? अखिलेश यादव जी ने भी बोला कि मैं बीजेपी की वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहता। कांग्रेस ने आरोप लगाया, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकारें मौत के आंकड़ों को छुपा रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले तो संबित पात्रा को मैं भी नमस्कार करूं। संबित पात्रा, मेरा ये सौभाग्य है कि संबित पात्रा एक डॉक्टर हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर इस संवेदनशील मामले में बहुत सूझबूझ के साथ अपनी बात कहेगा, क्योंकि इनकी डॉक्टर की बात में लोगों को विश्वास होता है। मुझे ना कोई अधिकार है ना जानकारी है कि मेरे अपनी पार्टी में किस किस ने वैक्सीनेशन ले लिया है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं और मैंने वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज़ ले ली हैं। तो कम से कम मेरे बारे में संबित पात्रा जी जो हैं वो कम से कम आश्वस्त होंगे कि मुझे कुछ नहीं होने जा रहा है। मेरी उनसे चर्चा और बातचीत चलेगी। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस वैक्सीनेशन को सपोर्ट करती है, हमेशा से करती आई है। सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन नहीं, हर किस्म के वैक्सीनेशन को, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन को कांग्रेस सपोर्ट करती है और करना चाहिए। अब इसमें कहीं गाय के सीरम की बात करना और कुछ और करना उन लोगों को शोभा नहीं देता जो गाय को एक बहुत सम्मान देते हैं और बहुत अपनी जीवन का और भारतीय जीवन का एक बहुत प्रमुख अंग मानते हैं। तो उस बात को काहे छेड़ा जाए? वैक्सीन पर बात बड़ी स्पष्ट है। हम सब वैक्सीन लगाना चाहते हैं। अब किसी को मैनेजमेंट में कोई आपत्ति है कि हम ऐसे करते, आप ऐसे कर रहे हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में आपस में इसमें मतभेद है। उस मतभेद को वैक्सीनेशन होना चाहिए, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी, संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब, ये कांग्रेस के एक नेता ने ही कहा था कि उसमें गाय का सीरम है। हालांकि उसने बाद में अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस पर जरूर आप आगे क्लैरिफिकेशन दीजिएगा संबित पात्रा। लेकिन ये भी बात है कि जिस दिन 21 जून था उस दिन तो आंकड़े बहुत अच्छे आए वैक्सीनेशन के, लेकिन उसके बाद गिरावट है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसी पे कांग्रेस तर्ज कस रही है कि इवेंट मैनेजमेंट है। देखिए, मुझे लगता है वैक्सीनेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय को इवेंट मैनेजमेंट कहना कहीं ना कहीं बहुत छोटा कर देना है इस विषय को। और मैं तो कहता हूं वैक्सीनेशन ड्राइव को वाकई हर किसी को इसको इवेंट के रूप में ही लेना चाहिए और इसे मैनेज भी करना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर से निकलें
और सेलिब्रिटीज डिमांड करें कि हम सब वैक्सीनेशन हो, वो एडवर्टाइज करें और ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग वैक्सीन हेजिटेंसी में भी फंसे हुए हैं, उससे बाहर आके वैक्सीन ले। मगर दुख तब होता है जब बहुत पढ़े लिखे लोग, सलमान जी ठीक कह रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर हूं, सलमान जी भी बहुत बड़े देश के वकील हैं, मगर जब बड़े बड़े नेता, राजनेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मनीष तिवारी जी, देखिए मनीष तिवारी जी मेरे भी अच्छे मित्र हैं, सलमान जी के अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने जब कहा कि इंडियंस आर बीइंग ट्रीटेड एज गिनी पिग, मुझे लगता है ऐसे शब्दों का चयन करना ये उचित नहीं है। और जब एक मुख्यमंत्री किसी राज्य के कहते हैं कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए, हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे, आपको पता है छत्तीसगढ़ में ये हुआ था, तो मुझे लगता है इस प्रकार एक राज्य जब मना कर देता है कि मैं कोवैक्सीन नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं इससे वैक्सीन हेजिटेंसी भी फैलती है और इससे एक अच्छा संदेश जनता के मध्य में नहीं जाता है। जी सलमान खुर्शीद, इस पर आपका जवाब। उस पर मेरा एक सवाल है, भावुक हम सब हो जाते हैं, आपको भी कई बार आप किसी से मिलने जाते होंगे तो भावुक हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल पल सबके लिए होता है। प्रधानमंत्री भी जब वो कोविड की सेकेंड वेव की बात कर रहे थे तो वो इमोशनल हो गए। राहुल गांधी ने उस पर तंज कसा और राहुल गांधी ने बोला कि रोने से कुछ नहीं होता, आंसू आने से कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन देनी चाहिए थी। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर हम इमोशंस को भूल गए हैं, और क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, इमोशन कोई एक खास किस्म का नहीं होता है, इमोशंस अलग अलग किस्म के होते हैं। अगर किसी को कुंठा है, इमोशनल कुंठा है कि उसके सामने कुछ हो रहा है वो गलत है, तो वो उसको अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। ये जो हम पर अंकुश है, हमारे कॉन्डक्ट पे जो अंकुश है हमारे संविधान में, हमारे कानून में, वो हमारे इमोशंस पर कोई अंकुश नहीं लगाता है हमारा संविधान। तो अगर हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस पर यकीनन चर्चा हो सकती है, कौन मना करता है। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये अवैध है, क्योंकि इमोशंस एक चीज ऐसी है जिस पर वैध और अवैध कहना बड़ा बिल्कुल जायज बात आपकी, लेकिन राहुल, लेकिन बिल्कुल जायज बात आपकी सलमान जी, सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन बिल्कुल जायज बात है कि राहुल गांधी ने तो तंज कसा प्रधानमंत्री को लेकर जब वो इमोशनल हुए। पॉइंट ये है, माफ करें, ये संजीदा, ये एक गंभीर विषय है, तो मैं इसमें ऐसे विवाद में नहीं जाना चाहता हूं जिससे कि इसकी जो संवेदनशीलता है वो धूमिल हो। तंज अगर कसा तो हम ये ना भूलें कि एक तंज के 85 तंज प्रधानमंत्री भी कसते हैं। लेकिन अब ये सियासत है, राजनीति में जो लोग हैं वो अपनी सोच समझ से कब क्या कहना चाहिए वो कहते हैं, करते हैं। कभी हम उसको स्वीकार करते हैं, कभी उसको हम नकार देते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करके उसको और उलझा देना मैं नहीं समझता हूं कि उसमें कोई बहुत उचित बात होगी। ठीक है, हमको इमोशन को और साइंटिफिक बिहेवियर को अलग रखना चाहिए। हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं भी हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक साइंटिफिक होता है, एक इमोशनल होता है। अब इमोशनल क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ उस पर अंकुश कौन लगाता है, कितना लगाता है, ये समय समय की बात है। जी मैं रुक करता हूं डॉक्टर पात्रा का। डॉक्टर पात्रा, इसको उलझाना नहीं चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए। आपने भी तंज कसा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राहुल गांधी के बाद, उसमें आपने भी तंज कसा था फिर राहुल गांधी पर, आप उलझा रहे थे। देखिए, मैं तो तारीफ करूंगा सलमान खुर्शीद जी की। सलमान जी, मैं एक बात आपको यहाँ ऑनसेट में बता दूं, आप मेरे से अनुभव में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, मगर एक डिबेटर होने के नाते मैं सख्त सवाल जरूर पूछूंगा और मर्यादा के रेखा में रहकर ही सख्त सवाल पूछूंगा। इसलिए आप कभी बुरा मत मानिएगा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, आपने बहुत चतुराई के साथ और बहुत परिपक्वता के साथ जब ये सवाल इमोशन का लेकर पूछा गया, तो आपने राहुल गांधी के प्रश्न पे कहा कि नहीं, इसको उलझाना नहीं चाहिए, इस विषय पे डिबेट करके कोई लाभ नहीं है, इमोशनल तो आदमी होता ही है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत परिपक्वता से, मगर फिर भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये कह दिया कि राहुल गांधी का ये प्रश्न उचित नहीं था। किसी के आंसुओं के साथ मजाक करना, किसी के इमोशंस के साथ मजाक करना, ये शोभा नहीं देता पॉलिटिशियन को। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं। और मैं राहुल गांधी जी को भी याद दिलाना चाहता हूं, राहुल जी, आप वही नेता हैं जिन्होंने सदन के पटल पे, पार्लियामेंट में आपने प्यार की राजनीति का सीख दिया था, और किस तरह आपने अपनी सीट छोड़ के जाकर नरेंद्र मोदी जी को जबरन गले से लगाने की कोशिश भी की थी। क्या वो सच था या ये सच है? इसका जवाब कौन देगा?
इसका जवाब शायद राहुल गांधी ही देंगे, क्योंकि सलमान जी इस पे शायद ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमोशन को अपनी जगह अलग छोड़ना चाहिए। जब इतनी लोगों की मृत्यु होती है, स्वाभाविक है अभिभावक के नाते प्रधानमंत्री भी इमोशनल हो जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सलमान खुर्शीद, जवाब। तो ये आपने सवाल नहीं पूछे, ये तो आपने मुझे एक सबक सिखा दिया। आपने सवाल नहीं पूछे। और रही बात, ये एक डिबेटर का ये हक तो होता है कि आप किसी की बात की काट करें, लेकिन डिबेटर का ये हक नहीं होता है कि आपसे अलग कोई बात कह रहा है और उससे कहें कि देखिए मेरी बात से ये मान रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं। जो भी है वो जनता जज कर लेगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इमोशन हर किस्म का होता है और इमोशन की काट इमोशन से भी होती है, इमोशन का जवाब इमोशन से भी होता है और इमोशन की पर प्रतिक्रिया इमोशन से भी होती है। अब कौन सी क्या है, कौन सी सही है, आपको एक इमोशन अच्छा लगता है, मुझे एक और इमोशन अच्छा लगता है, लेकिन बात इमोशन की है तो इमोशन पे छोड़ दीजिए। कोई ना कोई तो जज करेगा, कोई ना कोई उसकी मापदंड करेगा, उसको सोचेगा, उसकी पैमाइश करेगा, तो उसको इमोशन पर ही छोड़ दीजिए। और रही बात आपकी और हमारी, अरे भाई हम तो आप पर इतना विश्वास करते हैं कि कल अगर पेट काटना पड़े, हाथ काटना पड़े तो हम किसके पास जाएंगे? आप तो सर्जन हो, आपके पास जाएंगे। उसमें हम इमोशन नहीं रखेंगे, उसमें हम सिर्फ सूझबूझ और साइंटिफिक सोच रखेंगे। ठीक है, संबित जवाब देना चाहते हैं। संबित। नहीं, ईश्वर करे कभी भी पेट और हाथ या किसी चीज की सर्जरी की आपको या आपके दुश्मनों को भी सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े, आप हमेशा स्वस्थ रहे। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको लगा कि पिछले वाला सवाल नहीं था, सबक था, मगर बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। क्योंकि आपने इमोशन वाला कॉर्ड छेड़ दिया है पूछिए। और चूंकि आज बैठे हैं आप हमारे सामने बैठे हैं, तो मुझसे भी रुका नहीं जा रहा है। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या कभी कभी आप लोगों को इमोशनल लगता है? क्योंकि एक समय था जो कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, पूरे हर राज्य में कांग्रेस का शासन होता था, हर जगह सरकार होया करती थी, आप जैसे वरिष्ठ लोग मंत्री होते थे। आज कांग्रेस की आप स्थिति देखिए। क्या आप लोग जो इतने वरिष्ठ हैं, आप लोग कभी इमोशनल हो जाते हैं ये सोच करके? आपको लगता है कि हाय, हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये सब क्या देखना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में? ऐसा लगता है क्या कभी आपको? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ये तो मेरी अपनी पार्टी के लोग अगर ऐसा सवाल मुझसे पूछ लेते तो मैं और उसको बहुत बहुत खुशी से उनको जवाब देता, और आपको भी जवाब दे रहा हूँ। मेरा इमोशन ये है कि अकेला ही चलूँगा जाने में मंजिल बगैर, लोग जाते रहें आते रहें, मैं जाने में मंजिल ही चलूँगा। मुझे मेरा इमोशन ये कहता है कि अकेले भी हो तो खड़े रहो। जिस पार्टी में विश्वास है, जिस नेतृत्व में विश्वास है और जिस इतिहास में विश्वास है, उसको छोड़ना नहीं है। अरे जिंदगी कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी को निछावर नहीं कर सकते अपनी पार्टी पे। अब आप कहेंगे ये इमोशन है, हाँ है इमोशन, है इमोशन। इन चीज़ों में इमोशन ही काम आता है जब आदमी अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, तो इमोशन का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। सलमान खुर्शीद जी, आपने एक हाल ही में एक मेरे को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी आपने बोला था कि ये जो स्थिति है ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे पहले आपने एक कार्यक्रम में कहा था, बहुत थोड़े टाइम पहले आपने बोला था कि कांग्रेस को बीजेपी जितना बड़ा सोचना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या कांग्रेस बड़ा सोच नहीं पाती या सोचना नहीं चाहती? इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। नहीं देखिए, नहीं, फर्क है, वो मैं मानता हूँ फर्क है, लेकिन इस वक्त तो मैं उसको डाइसेक्ट करके नहीं बता रहा हूँ जी। बीजेपी ने जहाँ बीजेपी नहीं थी और बहुत सारे लोग आमतौर पर मानते थे कि बीजेपी का यहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ बीजेपी ने जाकर कहा कि हम दिखाएंगे कि हम कुछ हैं। वो केरला में भी कहा और वो बंगाल में भी कहा। बंगाल में कुछ दिखा पाए, लेकिन बंगाल में बहुत सशक्त ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा और खेला होबे नहीं समझ पाए, खेल नहीं पाए। केरला में वैसे ही कोशिश करी, केरला में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने हार नहीं मानी, डर नहीं गए, बैठ नहीं गए, हथियार नहीं डाल दिए।
इस पर मैंने कहा था कि अगर बीजेपी ये कर सकती है जहां बीजेपी सिफर है, जीरो है, शून्य है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्या बीजेपी में कोई अच्छाई हम नहीं सीख सकते हैं? हम बीजेपी ऐसी दुश्मन हमारी नहीं है कि बीजेपी की जो बात बीजेपी से संबंधित है वो गलत होगी। अगर कोई अच्छी बात है तो उसको समझना, मानना, उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। आइडियोलॉजी बीजेपी की हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। स्ट्रैटेजी बीजेपी की कहीं कहीं कामयाब हो सकती है, उसको हम फॉलो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये मेरी अपनी राय थी, ये मेरी पार्टी की राय नहीं थी, ये मेरा अपना एक रिएक्शन था। क्योंकि आप फर्रुखाबाद से सांसद भी रहे और आप कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। जब मैं एक बिजनेस चैनल का संपादक होता था तो आपसे बड़ा मुलाकात भी होती थी। पॉइंट ये है कि वहां पे कहावत फर्रुखाबाद में चलती थी, खुला खेल फर्रुखाबादी। क्या भारतीय राजनीति में संबित पात्रा बीजेपी खुला खेल फर्रुखाबादी कर रही है कि जितिन प्रसाद भी आ जाएं, मुकुल रॉय आए और फिर चले जाएं? एग्जैक्टली वही कर रही है। मैं जवाब देता हूं। पहले तो सलमान जी को जो उन्होंने बंगाल और केरल के ऊपर कहा है उसमें मैं दो सेकंड की टिप्पणी कर लूं। सलमान जी ने कहा बंगाल में हमने कुछ तो किया मगर हम खेल नहीं पाए। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं। जिस बंगाल के अंदर पहले 2% और उसके बाद 4% हमें मत प्रतिशत मिलता था, जिस बंगाल के अंदर हमें 0 सीटें मिलती थी, बढ़कर 3 सीटें हुई, 3 सीटों से हम 77 सीट पे आए और लगभग 40% मत प्रतिशत पे आ गए हो, वोट शेयर पे आ गए हो। मुझे लगता है खेला तो हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है। ये जज्बा बहुत बड़ा होता है। और वही कांग्रेस पार्टी को देखिए सलमान जी, आप सोचिए वो कांग्रेस पार्टी जो कभी शासन में थी बंगाल में, जो कभी मुख्य ऑपोजिशन थी बंगाल में, वो वहां नेस्तनाबूत हो गई। खेला तो छोड़िए, वहां पर उसका खाता तक नहीं खुल पाया। और बंगाल के अंदर जिस प्रकार का अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपने बंगाल में अलायंस किया, और केरल की बात आप कर रहे थे, उसी केरल में जाके आप कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि केरल में भी आपकी सरकार बन नहीं पाई, जबकि केरल में एक साइक्लिकल चेंज हमेशा होता रहता है। तो कहीं ना कहीं सलमान जी, आप माने या ना माने, आप पढ़े लिखे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, दिल के अंदर तो कहीं ना कहीं कचोटता होगा कि कंफ्यूजन तो है कांग्रेस के अंदर, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक आइडियोलॉजी के साथ एक स्टेट में आपका गठबंधन, दूसरे में नहीं। कंफ्यूजन तो है सलमान जी। सलमान साहब, मैं इस पे बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस और कंफ्यूजन, मैं आपको 3 राज्य बताता हूं। पहला राज्य, आपने असम में अजमल के साथ अलायंस किया, फुरफुरा शरीफ के साथ बंगाल में अलायंस किया, लेफ्ट के साथ अलायंस किया, बंगाल के अंदर लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, केरल के अंदर शिवसेना अल्ट्रा राइट विंग पार्टी के साथ आप महाराष्ट्र में एक पौनी सरकार चला रहे हैं, जिसके अंदर आपकी पॉलिटिकल हैसियत, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल हैसियत उतनी नहीं है जितना होनी चाहिए, ऐसे आपके वाकई नेता कहते हैं। मेरा पॉइंट यह है, क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के दौर से लगातार गुजर रही है? दिल्ली के अंदर आपने ही समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, अब 2013 के अंदर, और आज आप 0 पे है दिल्ली के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आप ही लोगों ने मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाई। मैं पीछे जा रहा हूं 1990 के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो जाता है, या फिर इसको सरल भाषा में बोले तो मिस्टेक हो जाता है? नहीं, देखिए, मिस्टेक हो जाता है। मैं आपसे ये तो मैंने कह नहीं सकता हूं कि हमने हर चीज़ सही करी है और इसीलिए हम इतने अच्छी स्थिति में हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। बात हुई थी कुछ और। बात ये हुई थी कि आपने मुझसे प्रश्न ये पूछा था कि आपने ये कहा कि अगर बीजेपी बड़े पैमाने पे सोच सकती है जहां वो कुछ नहीं है, तो हम भी सोच सकते हैं। मैंने ये कहा था, और उस पर एक लंबी कहानी सुना दी संबित पात्रा जी ने, लंबी कहानी सुना दी कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये भी ना भूलें ना, अगर यही बात करनी है और पीछे ही देखना है, तो हम ये ना भूलें कि ममता जी भी तो रेलवे मिनिस्टर थी, तो वो बीजेपी की रेलवे मिनिस्टर थी, एनडीए की। तो आज उनको ममता जी उनके लिए दुश्मन हो गई। राजनीति में हालात बदलते हैं और हमारे भी हालात बदलेंगे। अगर ये संतुष्ट हैं, संबित पात्रा जी संतुष्ट हैं कि हालात नहीं बदलेंगे, तो फिर कोई चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि हालात बदलेंगे, मैं मानता हूं कि हालात बदलेंगे, स्थिति बदलेगी, हम फिर अच्छी तरह से फिर वापस भारत में कई जगह पर पहुंचेंगे, और वो जल्द होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये नहीं मानेंगे और ना माने तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम में कन्फ्यूजन नहीं था। हमारी पॉलिटिक्स में आप बहुत कहेंगे तो ये कहेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं,
लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन भारतीयता में है। हम लोग अपने आप को कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन हमारी आज फॉरेन पॉलिसी में है, कॉन्ट्रडिक्शन आज बीजेपी जो कर रही है उसमें है, कॉन्ट्रडिक्शन इसमें है कि उन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, छोड़ दिया। तो कॉन्ट्रडिक्शन पॉलिटिक्स में होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस के बिना पॉलिटिक्स नहीं होती। नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन, अच्छी बात होगी। सलमान साहब, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा नहीं है। सलमान साहब 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा नहीं है। अल्ट्रा राइट विंग पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ, दूसरी तरफ बंगाल में फुरफुरा शरीफ, और असम में अजमल, और केरल के अंदर मुस्लिम लीग। मतलब जहां जिस पे मौका मिले चौका मारना है। देखिए ऐसा, पर वो चौका नहीं लग रहा। नहीं, चौका मारने की बात नहीं है। अगर हम इनमें से किसी को छोड़ेंगे तो बीजेपी उनको साथ ले लेगी। हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी उनको साथ ले लेगी। अगर सरकार बनानी होती किसी स्टेट में तो उनको साथ ले लेती, लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पार्टी के साथ जिसके साथ हमारा समझौता हुआ है उसको आप यहाँ पर एक तरफा उसको आप कम्युनल मत कह दीजिए, उस पर अलग चर्चा करना चाहें तो कर लीजिए। फुरफुरा शरीफ में हमारा अलायंस नहीं था, हमारा जो बड़ा अलायंस था उसमें लेफ्ट फ्रंट में उनको शामिल किया था, लेकिन थे उस ओवरऑल अलायंस में, वो थे, इसमें दो राय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्शंस पॉलिटिक्स में होते हैं और शायद होते रहेंगे, नहीं होने चाहिए। इस पे अगर आगे हमको मौका मिलेगा तो उस पर हम जरूर काम करेंगे। ठीक है, संबित क्विक रिबटल। कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर आप ये मौका दे देंगे तो आप चौका मार देंगे, तो आपको कैसे मारने दे? बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है पॉलिटिकली। देखिए, 3 शब्दों को मैंने पकड़ा है अभी सलमान जी का। एक तो बड़ी सोच, उन्होंने कहा बड़ी सोच हम भी कर सकते हैं, हम भी बड़ी सोच रख सकते हैं। अमीश जी, आप ये बताइए, बड़ी सोच कौन हो? मस्तिष्क में सोच होता है, सोच हाथ पैर में नहीं होता है, सोच मस्तिष्क में होता है। और बड़ी सोच रखने के लिए एक अध्यक्ष चाहिए पार्टी में, एक केवल एक फंक्शनिंग अध्यक्ष नहीं, एक वर्केबल अध्यक्ष चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं चलेगा। बड़ी सोच तो उसी के मस्तिष्क में उपजेगा ना। और मैं तो बड़े आश्चर्य के साथ कह रहा हूं, सलमान जी शायद बोल नहीं पा रहे होंगे मगर सोच जरूर रहे होंगे। अध्यक्ष कहां है? अध्यक्ष बन ही नहीं पा रहा है। 1.5-2 साल हो गए, आज कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं है। तो ये बड़ी सोच पर सोनिया जी है, मैडम गांधी नंबर 1। संबित, मैडम गांधी है। मैंने कहा ना कार्यकारी अध्यक्ष कभी भी इतने बड़े पार्टी को, इतने बड़े जहाज को किनारे नहीं लगाता है। आपको वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए जो परफॉर्म करता हो, जो ग्राउंड में हो। नंबर 2 जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया वो है हालात बदलेंगे, भविष्य में हम भी ऊपर आएंगे। सही बात है, हर बच्चा कहता है कि मैं क्लास में कभी ना कभी टॉपर तो बनूंगा ही, मगर उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब चादर टान के हम सो जाएं और हम सपने देखें कि हम भविष्य में टॉपर बन जाएंगे, तो फिर लोग उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहेंगे। वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के सपने नहीं होंगे। जी। कहां है हार्ड वर्क आज कांग्रेस पार्टी में? आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। लास्ट में बहुत अच्छी बात कही, कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन वे ऑफ लाइफ में है, कॉन्ट्रडिक्शन पॉलिटिक्स में होता है। मगर हां, अगर आटे में नमक के भाव के रूप में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो सक्सेसफुल होगा, मगर पूरा आटा कॉन्ट्रडिक्शन होगा और नमक के भाव में डेमोक्रेसी होगी तो फिर वो कंफ्यूजन कहलाएगा, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहलाता है। मैं राउंड नंबर 2 की तरफ बढ़ा हूं और ये उत्तर प्रदेश और कश्मीर के ऊपर बात होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत से सलमान खुर्शीद पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। राउंड 2, खुर्शीद साहब, राउंड नंबर 2 जो है वो आपकी जिस प्रदेश से आप आते हैं उसकी पॉलिटिक्स को लेकर है। बंगाल में जो खेला होना था हो गया, अब उत्तर प्रदेश के खेले की बारी है। और उत्तर प्रदेश में आपके करीबी मित्र, आपके छोटे भाई जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। उत्तर प्रदेश का खेला आप सलमान खुर्शीद साहब कैसे देखते हैं? हमारे लिए तो बात बड़ी स्पष्ट है। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी को आज तक कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के नेताओं की आवश्यकता है। बंगाल में ऐसा ही किया जी, आंध्र प्रदेश में ऐसा ही किया, और जगह भी ऐसे ही कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी वो ढूंढते फिर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में उनको इतना बड़ा बहुमत मिला है, वो अभी संतुष्ट नहीं हैं, शायद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हम सरकार चला नहीं पाए अच्छी तरह, तो इसलिए हमको अब उन लोगों की आवश्यकता है जिनकी छवि अच्छी है या जिन्होंने कभी कोई पद ग्रहण किया था और उस पर अच्छा काम किया। तो ठीक है, वो ले जाना चाहते हैं ले जाएं, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वो ले गए हैं। अब जैसे आपने कहा
सचिन मेरे छोटे भाई की तरह थे जितिन थे और उनके पारिवारिक संबंध हमारे उनसे थे। अब उन्होंने अपना एक निर्णय लिया, हम उसका सम्मान करते हुए हमने उनको विदा कर दिया। ठीक है, उनका निर्णय है, अब उनको सफलता मिले ना मिले वो आगे समय बताएगा। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि संबित, इस पर आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सलमान खुर्शीद एक 30 सेकंड में जरूर जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पॉलिटिक्स को फॉलो करती है, सेकुलरिज्म, लेकिन अभी आप हाल ही के इंसिडेंट में देखिए, गाजियाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, जिसमें ट्विटर के ऊपर आपके 2 नेताओं ने एक ऐसा वीडियो चला दिया जो असल में थी नहीं, सिचुएशन ही नहीं थी, वहां पे मामला कुछ और था, लेकिन उस पूरे विषय को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। देखिए, एक विषय पर अभी पूरी जांच तो हुई नहीं है, और अगर किसी ने उस पे कोई त्रुटि करी और उस पे कोई गलती करी तो हम ये मत भूलें कि परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा और कई प्रांतों में ऐसे वारदात बहुत सारे हुए हैं, और जैसी राजनीति करी जा रही है और जो बातें कही जाती हैं, उससे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका कहीं ना कहीं संबंध उस बातचीत से या उस विचारधारा से अवश्य होगा। तो अगर वो सतर्क नहीं है और इस बात को मानते हुए कुछ कह देते हैं जो असत्य हो या सत्य ना हो, तो ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन जांच तो होनी है ना, पता तो चलना चाहिए कि अगर जो हुआ तो वो क्यों हुआ। दाढ़ी तो हिंदू की भी होती है, मुसलमान की भी होती है, लेकिन जब दाढ़ी वाली बात आती है तो उसमें उसको एक धर्म के साथ जोड़ना, क्या आपको लगता नहीं नाजायज था? मुसलमान से क्यों उसमें समाजवादी पार्टी की भी एक नेता ने नहीं जोड़ना चाहिए ना। किस ने दाढ़ी पर इस ऐसे वार किए हैं या दाढ़ी पर ऐसी टिप्पणी की है, उसमें कहाँ मुसलमान हैं और कहाँ हिंदू हैं? कि किसी हिंदू की दाढ़ी पे तो ऐसी टिप्पणी नहीं होती, तो मुसलमान की दाढ़ी पे क्यों करते हैं? मुसलमान क्या कपड़े पहनते हैं, ये बात क्यों कही जाती है सार्वजनिक रूप से? तो इसलिए सच्ची बात यह है कि जहां ऐसा होता है वो गलत है, और वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेताओं को, जैसे संबित पात्रा हैं, इनको भी स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारी नीति नहीं है, ना होगी, और अगर ऐसा होता है तो वो गलत होता है। संबित पात्रा जवाब। देखिए, सलमान जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। सलमान जी ने कहा मुसलमान के ड्रेस के बारे में क्यों चर्चा होती है जब हिंदू के ड्रेस के बारे में तो कभी चर्चा होती नहीं है। सलमान जी, कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने भगवा आतंकवाद टर्म कॉइन किया था, और आपको याद होगा सलमान जी, जयपुर का वो दृश्य, जयपुर में आप लोगों का अधिवेशन था, मंच पे सोनिया जी मौजूद थी, मंच पे मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री मौजूद थे, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पहली बार लॉन्च हुए थे, और वहां शिंदे जी का भाषण और जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादी कैंप के विषय में संघ को लेकर, बीजेपी को लेकर, और भगवा आतंकवाद शब्द कॉइन किया, पी चिदम्बरम जी ने उसे रिपीट किया और कई नेताओं ने आपका उसको रिपीट किया गया। तो ये कहना कि हिंदुओं के ऊपर आप आक्रमण नहीं करते हैं, ये बिल्कुल 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 गलत है। दूसरी बार आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम शायद डरे हुए हैं कि शायद हमारी जमीन खिसक रही है इसलिए हम नेता ले रहे हैं। देखिए सलमान खुर्शीद जी, इतने बड़े बहुमत के बाद भी, इतना अच्छा प्रदर्शन के बाद भी डरे हुए रहना ये बहुत अच्छी निशानी है। ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए कभी भी कि हमारे पास इतना बड़ा बहुमत है, हम कभी डरेंगे नहीं। बिल्कुल, जनता के पास दोबारा जाना है तो डरना है कि मैंने सही काम किया नहीं किया है, यह आकलन लगातार चलना चाहिए। मुझे तो डर इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के मन में आज भी वो डर नहीं, कांग्रेस पार्टी के मन में कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं एरोगेंस बैठा हुआ है कि इतने वर्षों तक हम ही किंग थे और हम ही फ्यूचर किंग हो गए। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के मन में बैठा हुआ है। जी, सलमान खुर्शीद, और वैसे मजाक में सलमान जी से एक बात कहना चाहूंगा, मजाक में सलमान जी के मुंह से आज गलती से सचिन निकल गया जितिन के बदले। कुछ सचिन जी का भी कुछ चल रहा है क्या सलमान जी? आपके चलिए, अब मुझे लगता है कि सचिन निकल कुछ गलतियों को हसीन गलती मान के इग्नोर कर देना चाहिए। सलमान जी बोलिए। नहीं, वो तो आप मुझे बता दीजिए कि आप किसी और पर क्या अपनी कोई चाल चलेंगे तो आप बता दीजिए, कम से कम सच्चाई सामने आ जाएगी। चलिए, जैसा भी है, अच्छी बात है, आप थोड़ा सा ह्यूमरस मजाक करते रहें और हमारी चर्चा ऐसे ही चलती रही, एक खुशगवार चर्चा हो।
उससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की बात करी कि थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा इस बात का डर रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो अगर डर इस बात का आपको होना चाहिए कि गलती तो नहीं हुई, तो बाप रे बाप, पता नहीं उत्तर प्रदेश में आपको कितना डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आपको। लेकिन बहरहाल आप डरें ना डरें, वो आपका अपना फैसला है। उत्तर प्रदेश में हम ये चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर उस जगह पर ला सकें जहां उत्तर प्रदेश का अधिकार है और उत्तर प्रदेश का हक है। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं ये स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा विकास का काम हो पाया है। बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ बखान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ अचीव किया है, ऐसा हमारा मानना है। पर कि नहीं योगी है। और हम आदित्यनाथ का तो इस सबसे बात बड़ा को प्लैंक लेकर है चुनाव में कि उतरेंगे। उन्होंने विकास का भी काम किया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया है। चाहे वो लव जिहाद के मामले हो, चाहे वो अभी धर्मांतरण का एक पूरे गैंग को, इंटरनेशनल गैंग को एक्सपोज कर दिया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस उसकी जांच कर रही है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस तो चेहरा विहीन है उत्तर प्रदेश के अंदर। सलमान जी, देन डॉक्टर पात्रा। नहीं, चेहरा, अब बताइए, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप ऐसी बात कहें कि चेहरा विहीन है, मतलब लेकिन इसको आपने जोड़ दिया। हमारे समित पात्रा जी ने कहा था कि हमारे पास कोई एक, आज हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ कार्यकारिणी अध्यक्ष है। देखिए, अध्यक्ष तो होना चाहिए। हर पार्टी का अध्यक्ष नहीं होता हमारे देश में। जनरल सेक्रेटरीज भी चलाते हैं पार्टीज को, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, चाहे वो हमारी मायावती जी की पार्टी हो। खैर, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास नेता हैं। ये चर्चा बहुत होती है कि आपके पास अध्यक्ष नहीं है परमानेंट, आपके पास तो कांग्रेस का चेहरा यूपी में कौन है? लास्ट टाइम तो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, इस बार चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? सलमान। नहीं, देखिए, यूपी में अधिकृत रूप से हमने अभी कोई घोषणा नहीं करी है चेहरे की। हम लोग इस फाइट में उतरे हैं। अभी तक जिस फाइट में हम आए हैं उसको प्रियंका जी ने लीड किया है। वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उसको उन्होंने लीड किया है। दिन रात वो काम कर रही हैं। तो प्रियंका जी चेहरा पूरी तरह से हैंड्स ऑन। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। मुझे वो जनरल सेक्रेटरी कहने का मैंडेट नहीं है। जो चेहरा होगा वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो हमको आगे से लीड कर रहे हैं। लेकिन कौन चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सारी बातें बात की हैं। और जो भी फैसला होगा, निर्णय होगा, वो हम आपको भी बताएंगे और समित पात्रा जी को भी बताएंगे। ठीक है। समित पात्रा, धर्मांतरण को लेकर आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप एक बार फिर कॉम्युनल एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक पूरा का पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ है। देखिए, जिस प्रकार का रैकेट धर्मांतरण का एक्सपोज हुआ है, 1000 से अधिक लोगों को जबरन प्रलोभन देकर या उनको धमकाकर, टीवी चैनलों में देख रहा था, एक महिला विक्टिम कह रही थी उनके साथ तो दुष्कर्म भी किया गया इस धर्म परिवर्तन के लिए। इस प्रकार के धर्म परिवर्तन का क्या हश्र होता है और इसका क्या समाज पे असर पड़ता है, हम सब जानते हैं। आज ये जांच का विषय भी है और आज मैंने चैनलों के माध्यम से देखा कि जाकिर नाइक से भी तार जुड़े हुए हैं। मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, वही जाकिर नाइक है जिसका कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने समर्थन भी किया था। वही जाकिर नाइक जिसने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा डोनेशन भी दिया था, और ये सब हमने एक्सपोज भी किया है। तो मुझे लगता है जो तुष्टीकरण की राजनीति इतने वर्षों तक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी करती रही है, उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा अमीश जी, सलमान खुर्शीद बहुत ही सीजन्ड नेता है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मुझे तो लगता है आज का ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है, और मैं अनुमति से यह सवाल दोबारा दोहराता हूं। जब अध्यक्ष के बारे में, अपने पार्टी के अध्यक्ष के बारे में आदरणीय सलमान खुर्शीद जी बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर पार्टी में अध्यक्ष हो। कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो जनरल सेक्रेटरी के भरोसे भी चलती है। और उसके बाद 2-3 लाइंस के बाद उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हमारे पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सलमान जी, मैं तो छोटा हूं, मैं फिर भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ऐसा कोई प्लान बना रही है कि वो अध्यक्ष नियुक्त नहीं करेगी और प्रियंका गांधी बतौर जनरल सेक्रेटरी पार्टी को लीड करेंगी? क्या इस प्रकार का कोई विषय कांग्रेस पार्टी में चल रहा है क्या? और दूसरा प्रश्न भी, मैं उत्तर प्रदेश से, चूंकि आप आते हैं, आप उत्तर प्रदेश का सगन अध्ययन करते रहे होंगे, पहले प्रश्न क्या का राहुल जवाब गांधी देने दीजिए। अमेठी? ठीक है, समित वो पहले प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। सलमान जी बोलिए। ओके। पहले प्रश्न का जवाब ये है कि ये बड़ी हाई लेवल की बात है।
मैं इस सूचना को मोदी जी के पास पहुंचा दूंगा। चलिए, अब दूसरा प्रश्न ये आप हमें बता सकते हैं, मुझे लगता है ये चलिए। तो बहुत साधारण लेवल का प्रश्न मैं पूछने वाला हूं अब। क्या अमेठी में राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय कैंपेन करने आएंगे, वहां कैंप डाल के कुछ दिन रुकेंगे? ये बहुत साधारण लेवल का है, कैंपेनिंग का ही विषय है, इस पे आप ये मुझे बता सकते हैं आप। वो मैं स्मृति ईरानी जी को बता दूंगा, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, सबको स्मृति जी सूचनाएं को प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी संबित पात्रा बनाम सलमान खुर्शीद जारी रहेगा। ये माफ करें, ये मन की बात है ना, लेकिन आजकल वो फ्रेजेस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने मोनोपोली कर ली है। आप जानते हैं कि पुलिस का प्रोसिक्यूशन सक्सेस की परसेंटेज उत्तर प्रदेश में या इस देश में कितनी है? 6% है, 6%। तो कहने के लिए आप एफआईआर में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें सच कितना निकलता है ये तो जब बाद में कोर्ट में मामला जाता है तभी पता लगता है। कई लोगों का एक डबल स्टैंडर्ड होता है, जब अखलाक की लिंचिंग होती है या अखलाक की मृत्यु होती है तो उस समय जांच के लिए कोई वेट करने के लिए तैयार नहीं होता है। उस समय इन्फ्रेंस इंस्टेंट होता है कि हाँ, अखलाक को आरएसएस और बीजेपी ने मार दिया। उस समय कोई नहीं कहता है हम वेट करेंगे, कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, पुलिस की तफ्तीश हो जाने दीजिए। मगर जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है वो होता है हम इंतजार करेंगे जी, अभी कोर्ट कहेगा उसके बाद हम इस पे कहेंगे। सलमान खुर्शीद, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर योगी गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्सपोजे किया है, पुलिस ने बड़ा एक्सपोजे किया है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं धारा 370 पर आता हूं, कश्मीर पे आता हूं। देखिए, मैं पहली बात बता दूं, हमारे देश में कानून बड़ा स्पष्ट है, कानून बड़ा स्पष्ट है। धर्मांतर अगर किया जाता है और उसमें प्रलोभन दिया जाता है या उस पर कोई ज़बरदस्ती की जाती है तो वो गलत है, अवैध है और उस पर कार्रवाई होती है और होती रहेगी, ये बड़ा स्पष्ट है। तो इसमें किसी को कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, कोई अपने खुले मन से और कोई अपनी इच्छा से अगर कोई निर्णय लेता है तो उसमें किसी भी दल को ना किसी भी प्रशासन को उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पर क्या तो आपको इस लगता नहीं है बात कि को तुष्टीकरण के इतना चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता है, इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था पहले की सरकारें? अब कार्रवाई हो रही है तो ये अच्छी बात है। आप तुष्टीकरण को भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी तुष्टीकरण किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हादिया के केस में ये कहा था कि अगर किसी का अधिकार है तो ये भी अधिकार है कि मैं किसके साथ जीवन अपना व्यतीत करना चाहती हूँ और किस धर्म में रहना चाहती हूँ। मन से कोई करे तो अच्छी बात है, इसलिए तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ये मन की तो बात है, ये माफ करें, ये मन की बात है ना, लेकिन आजकल वो फ्रेजेस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने मोनोपोली कर ली है। आप जानते हैं कि पुलिस का प्रोसिक्यूशन सक्सेस की परसेंटेज उत्तर प्रदेश में या इस देश में कितनी है? 6% है, 6%। तो कहने के लिए आप एफआईआर में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें सच कितना निकलता है ये तो जब बाद में कोर्ट में मामला जाता है तभी पता लगता है। तो अभी से ये कह देना कि पुलिस ने ऐसा कहा है, तो अब उसके बाद कोई उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। पहले कोर्ट में जाने दीजिए, मामला कोर्ट में फैसला होने दीजिए। संबित पात्रा, आप लोग पहले एक्शन में आ रहे हैं, असल में कोर्ट में मामला जाएगा, कन्विक्ट होगा, उसके बाद की कहानी होनी चाहिए। देखिए अमीश जी, जहां तक ये जबरन धर्मांतरण का विषय है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे साक्ष्य टीवी के माध्यम से जो पीड़ित है वो खुद रख रहे हैं हमारे सामने। तो मैं तो कहता हूं साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, पीड़िताओं ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया है। कई लोगों का एक डबल स्टैंडर्ड होता है, जब अखलाक की लिंचिंग होती है या अखलाक की मृत्यु होती है तो उस समय जांच के लिए कोई वेट करने के लिए तैयार नहीं होता है। उस समय इन्फ्रेंस इंस्टेंट होता है कि हाँ, अखलाक को आरएसएस और बीजेपी ने मार दिया। उस समय कोई नहीं कहता है हम वेट करेंगे, कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, पुलिस की तफ्तीश हो जाने दीजिए। मगर जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है वो होता है हम इंतजार करेंगे जी, अभी कोर्ट कहेगा उसके बाद हम इस पे कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म का एक अपभ्रंशित हिस्सा हम हिंदुस्तान में कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। सलमान खुर्शीद, सेक्युलरिज्म क्या एक तरफा है, जो बीजेपी का लगातार आरोप होता है, जो अमित शाह का भी आरोप रहता है, जो प्रधानमंत्री का भी आरोप रहता है?
सुनिए, एक तरफा है तो ये मुझे बता दें कि जब अखलाक का या कोई और लिंचिंग हुई थी तो इन्होंने कुछ कहा था कि अभी रुक जाइए, पता करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। इन्होंने क्या कहा था, मैं इनकी बात को मान लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। रही बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस की, वो तो कानून है हमारे मुल्क में कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर कहीं पर कोई प्रेस स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है, जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी तथ्य सामने आते हैं वो आप लोग पेश करते हैं, अखबार में आता है, कुछ ना कुछ इम्प्रेशन प्राइमा फेशी लोग बनाते हैं, प्रथम दृष्टि से कुछ ना कुछ इम्प्रेशन बनता है, लेकिन उस पर इतना बड़ा प्रेस में और आप लोगों के सामने आपके टीवी चैनल्स पे आके पूरा डिबेट करना मैं नहीं मानता हूं कि उचित है। एक केस मुझे याद आता है जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर, जबकि तफ्तीश में ठीक उल्टा हुआ, कोर्ट में भी ठीक उल्टा आया और डिबेट्स काफी हुए, वो था बाटला हाउस एनकाउंटर का केस, जिसका अभी जजमेंट आया है कुछ दिन पहले। याद करिए सलमान जी, मैं इसमें व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होऊंगा, मैं किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, मगर कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने जिस प्रकार का बयान बाटला हाउस को देकर लिया, वो सब अतथ्य निकली, वो सारी बातें असत्य निकला जी। इसी सेक्युलरिज्म की बात मैं कर रहा था और बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं। सोचिए जरा, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने उन पुलिस ऑफिसर जाबाज सिपाहियों को कटघरे में कितने वर्षों तक खड़ा करके रखा ताकि हम आतंकवादियों को बचा सके। बस इतना ही कहना था। जी, मैं अब धारा 370 की बात कर लेता हूं। धारा 370 पे सलमान जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो शासन में आएगी तो वापस पलटाएगी इसको? बड़ा स्पष्ट है। हमारी वर्किंग कमेटी का उस पर रेजोल्यूशन है और रेजोल्यूशन ये है कि इसको जो किया गया तो सब स्टेक होल्डर्स को उससे जोड़कर उनसे बात करके नहीं किया गया, और इसलिए जो जैसे किया गया वो गलत था। ये हमारा रेजोल्यूशन है। उस रेजोल्यूशन से आगे तो मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता हूँ। इतना मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ, जो मेरी समझ है वो ये है कि कश्मीर में बड़ी चिंता है, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के लोगों को कुछ चिंता है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। संबित फाइनल पॉइंट 20 सेकंड। यहां आर्टिकल 370 को लेकर जिस प्रकार का एक कैलकुलेटेड कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रहा है, मैं भी इसे तुष्टिकरण ही कहूंगा। देखिए, आदरणीय सलमान खुर्शीद जी इसमें थोड़ा गोलमोल करके चले गए। उन्होंने बताया नहीं कि वो उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करेंगे, जबकि पी चिदम्बरम साहब ने परसों कहा था कि वो रीएस्टैब्लिश करेंगे, दिग्विजय सिंह ने कहा था रीएस्टैब्लिश करेंगे, पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके कॉन्ट्राडिक्ट किया। यही मैं कह रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी ये जो खेल खेल रही है, कॉन्ट्रडिक्शन, इतनी सारे कॉन्ट्रडिक्शन, तभी तो उसे कंफ्यूजन का बंडल कहा जा रहा है। देखिए, आप आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए सोच सकते हैं, आपका ये इंडिविजुअल उपाय हो सकता है, मगर आज मैं इस मंच पे कह रहा हूं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं आप दोनों का शुक्रिया करता हूं। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।